हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? क्या कर रहे हो? लाइफ मजे में चल रही है? कोई बात नहीं, इस एपिसोड को देख और मजा आने वाला है। ये है बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का पार्ट 376। हम इससे पहले इसकी शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे पहले से बैटल थ्रू द हेवंस की पूरी ओरिजिनल नोवा स्टोरी एक्सप्लेन्ड है। आप उसकी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। आफ्टर ऑल जो फ्लेम एम्पर को देख रहे हैं उन्हें बेस स्टोरी तो पूरी तरीके से मालूम होनी ही चाहिए। खासकर डोंगुआ में लोग बहुत चीजें स्किप कर रहे हैं। मुझे लगता है नोवेल एक्सप्लोरेशन को सच में एंजॉय करोगे और आपको कुछ ऐसे अलग अलग फैक्ट्स भी मालूम पड़ेंगे जिससे आपके लिए स्टोरी और भी इंजॉयबल बन जाएगी। अब चलो करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। पिछले पार्ट के बिल्कुल लास्ट में प्रिंसेस लिन यूशो और जियान के बीच में बातचीत हो रही होती है, जिसमें लिन यूशो बताती है कि उसके फादर की जो इलनेस है वो नेचुरल नहीं बल्कि किसी का षड्यंत्र लगती है। इसलिए वो जियान को उसको लीरा के पास जाने के लिए बोलती है जहाँ से उसके फादर को डिजीज लगी थी, और वो प्रॉमिस करती है कि इस मिशन के पूरे होने के बाद वो जियान के लिए इमोर्टल फायर का डायमेंशन खोलेगी। अब चलो आगे की स्टोरी जानते हैं। पहले तो मैं सुनाई देते जियान के शौक से भरे शब्द जो कहता है इमोर्टल फ्लेम। उसकी आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। वो जानता था कि अगर उसे इमोर्टल फ्लेम मिल जाती है तो अपनी इमोर्टल दूधी बॉडी को कंप्लीट करने के बाद वो एक सुप्रीम पाथ की तरफ आगे बढ़ सकता है। इधर लिंग यूशो सोच रही होती है कि सबको लगता है स्टार पावर को हैंडल करना बहुत आसान है, लेकिन इमोर्टल फ्लेम का स्पेस और फॉलन स्टार्स के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं फील कर पा रही हूँ कि तीनों कैंडिडेट्स में मेरे जीतने की चांसेस सबसे कम है, लेकिन जैन जिस तरीके से तुम चीजों को बदलते आए हो अब मेरी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेंगी। उसका फिगर धीरे धीरे से गायब होने लगा था। वहीं पर उन 5 हेरेटिक्स को पहले से ही वो 5 वॉरियर्स ले जा चुके थे। एएनएन माउंटेन एकजुट हो चुका था, जिस वजह से अचानक से इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये अगले दिन की सुबह की बात है जब लिंगशुआन चुपचाप से जियान को डार्क पैसेज में भेज देती है। वो बिना किसी को डिस्टर्ब करे कोस्टल टाउन की तरफ निकल गया था। प्रिंसेस के लिए जियान बहुत ही इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप था। इसके बारे में लोग जितना कम जानेंगे उसके लिए इतना बेहतर है, लेकिन तब भी दोनों प्रिंसेस ने अपने जासूसों को इस तरीके से फैला रखा था कि खबर उन दोनों तक पहुंची जाती है। यांशा माउंटेन्स में रहने वाला प्रिंस लिंगफेंग रॉयल फैमिली के मिलिट्री ऑफिसर्स को अपने साइड में किए हुए था, लेकिन ऐसी पावरफुल फोर्सेस को संभालना इतना आसान भी नहीं होता है। इन्हें हैंडल करने में बिजी होने की वजह से वो 7 प्रिंसेस की इस खबर को इग्नोर कर देता है। थर्ड प्रिंस लिंगफेंग का पूरा नेचर बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर टिका हुआ था। उसे परवाह नहीं थी कि प्रिंसेस क्या कर रही है, क्योंकि उसका मानना था कि एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। लेकिन टियानशन माउंटेन पर रहने वाले प्रिंस लिंगफेंग की हाल कुछ अलग होते हैं। ये जगह थी एक बांस के जंगल की। दिखाई देता है व्हीलचेयर में बैठा हुआ पतला सा व्यक्ति जिसकी अपीयरेंस काफी रिफाइंड लग रही थी। तभी एक आवाज कहती है, प्रिंस, लगता है 7 प्रिंसेस ने शुयन सिटी की तरफ किसी को भेजा है। इन्हें शायद एम्पर की हालत पर शक हो गया है। वो व्हील चेयर में बैठा हुआ लिंगफेंग भौं से कोड़ के बोलता है, जाओ तुरंत ही किसी को भेज के इसकी निगरानी करो। इलेक्शन करीब है और हमें कोई गलती नहीं करनी है। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है, प्रिंस, मुझे डर है कि एम्पर की बॉडी में जो इफेक्ट्स हैं वो 3 महीने से ज्यादा टिकेंगे नहीं, और अगर वो इलेक्शन से पहले ही खत्म हो जाता है तो हमारे प्लान्स को सही से आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होगी। ये सुन के उस लिंगफेंग की आंखों में एक कंफ्यूजन के साथ साथ थोड़ी सी दहशत भी दिखाई देती है। गूंजती शावू 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 की आवाजें हवा ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट होने लगती है। कोई नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा नहीं कि ऐसा सफोकेटिंग हो रहा, एक्चुअली एक लंगड़े व्यक्ति की बॉडी में से आ रहा था। ये प्रिंस बहुत ही अनयूजुअल था। दूसरी तरफ जान की जर्नी डार्क स्पेस चैनल में चल रही थी। वो तभी एक जगह पे रुक के बोलते, मुझे अजीब सा हो रहा है, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या ये किसी इविल रेस का असर है? ये डार्क पैसेज बस कोस्टल टाउन तक ले जाता था और जियान को अनईजी फीलिंग सामने से आ रही होती है। हम भी फोकस करते हैं कोस्टल टाउन के ऊपर, जिसे कहा जाता था शुयन सिटी। ये एक बहुत ही उपजाऊ और प्रॉस्पर सिटी होती है जो कि बसी थी समुद्र के किनारे। यहाँ बोट्स और हंटिंग इक्विपमेंट्स भी काफी आसानी से मिल जाते थे। चारों तरफ बीचेस होते हैं और सिटी में भीड़ भड़का भी काफी था। खैर ऐसा होना नॉर्मल भी होता है क्योंकि जगह सिटी ट्रांसपोर्ट का एक चेक पॉइंट होती है जो हमेशा व्यस्त रहती थी। इस सिटी के बीच में एक बड़ा सा मैनर होता है जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ था सिटी लॉर्ड मेंशन, और अभी इस मेंशन के अंदर सीक्रेट रूम में 2 लोग खड़े हुए थे। इनमें से एक के पास खतरनाक ब्लैक ऑरा था। ये बेसिकली जासूस जैसा लगता है। दूसरा होता है एक सिल्वर क्लोक मैन जिसके ऊपर कई गोल्डन एनिमल्स बने होते हैं। ये उसे लग्जूरियस और चिलिंग अपीयरेंस दे रहे थे जैसे कोई खूंखार जानवर हो। ये था बटर टियान। भले इसकी स्टैंड 5 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे हो, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस पूरी सोयन सिटी के ऊपर होता है। लोग सिटी लॉर्ड के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल इसे ही मानते थे। वो ब्लैक क्लोक गार्ड बोलते, लॉर्ड टियान, प्रिंस का मैसेज आया है। 7 प्रिंसेस ने किसी को यहाँ पे भेजा है। लगता है इन्हें एम्पर की हालत पर शक हो चुका है। प्रिंस ने कहा है कि हमें कोई भी क्लू रिवील नहीं करना, जैसे दूसरी पार्टी की शक और बढ़े। उस बटलर टियान के चेहरे पे थी हल्की सी स्माइल। वो कहता है, ठीक है, प्रिंस को बता देना कि जब तक मेरा हिस्सा ठीक ठीक मिलता रहेगा प्रिंसेस
चाहे किसी को भी भेजे, मैं यहाँ से सब मिटा दूंगा। वो ब्लैक रोब गार्ड नोट करके यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। पीछे रह गया बटलर टियान बड़बड़ाती हुई बोलता है 7th प्रिंसेस, तुम्हें इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था। शुइन सिटी के अंदर की जो चीजें हैं वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारा इसमें आना सिर्फ मुसीबत लाएगा। तभी स्टोन चेम्बर के अंदर एक और आवाज गूंजती है। कोई दरवाजे के बाहर से बोलता है, स्टुअर्ट टियान, आज शुइन सिटी का पेट्रोल डे है, आपको सिटी लॉर्ड के साथ जाना है। वो पहले ही फ्रंट हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बटलर टियान खुद को संभालते हुए बोलता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। फिर वो यहाँ से गायब हो गया था। दूसरी तरफ जियान करीब आधे दिन की यात्रा के बाद फाइनली सीक्रेट पैसेज के थ्रू शुइन सिटी पहुंच चुका था। अभी वो समुद्र के किनारे एक बड़े से पत्थर पे खड़ा होता है। जियान कहता है, तो ये वो चेक पॉइंट है। मैं तभी कहूँ चिंगशन से कोर्सल एरिया क्यों कह रही थी। जियान को लिंगशॉन ने जो टोकन दिया होता है उसे निकालने की भी नहीं सोचता। वो जानता था कि इस टोकन को दिखाते सिटी लॉर्ड उसकी बात मान लेगा, लेकिन चिंगशन ने उसे पहले से वार्निंग दी थी कि सिटी में कुछ खतरनाक परेशानियां चल रही हैं। इसलिए जियान जब तक सीक्रेट्स को जान नहीं जाता और उसे समझ में नहीं आ जाता कि कौन उसके साइड में है, वो तब तक किसी पे भरोसा नहीं करेगा। जब उसकी नजरें सिटी के ऊपर जाती हैं, वो भौं से कोट के बोलता है, शहर भले ऊपर से चमक रहा हो लेकिन अंदर से गड़बड़ जरूर है। एट द सेम टाइम कुछ मछुआरे अपनी बोट्स को लेके वापस लौट रहे थे। ये चुपचाप से खड़े हुए जियान को देख के बोलते हैं, अरे भाई तुम यहाँ पे नए लग रहे हो, तुम यहाँ पे पहली बार आए हो क्या। जय स्माइल के साथ आगे बढ़ा था। वो उस फिशरमैन से बोलते हैं, हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे अलग अलग जगहों पे घूमना पसंद है, लेकिन इस जगह से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या आप जानते हो कैसा क्यों है। वो फिशरमैन गहरी सांस लेते हुए बोलते है, तुम नहीं जानते बेटा, एम्पर जब हमारे यहाँ से लौटे थे तो बुरी तरीके से बीमार हो गए और तब से उनकी रिकवरी नहीं हुई है। उसी समय से सिटी को बहुत ध्यान से मॉनिटर किया जाने लगा। यहाँ पहले तो सिर्फ चहल पहल रहा करती थी, लेकिन अब सख्त निगरानी की वजह से लोग इस जगह पर आसानी से फिशिंग नहीं करते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जैन अपना सर हिला के बोलते, नहीं मुझे लगता है सिटी बीमार है। फिशरमैन चौंक के बोलता है, बीमार। जियान कहते हैं, हाँ यहाँ उस नेचुरल ऑरे की कमी है। ऐसा लग रहा है इस पूरी सिटी को वीकनेस ने ढक रखा हो, जैसे मैं बस अपनी सोल पावर से डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। फिशरमैन कुछ समय तक शांत रहने के बाद हंस के बोलता है, तुम क्या क्या रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट है। आज के दिन सिटी लॉर्ड इंस्पेक्शन पे निकलेंगे, तुम सीधे जाके उनसे मिल सकते हो। बच्चे मौका बार बार नहीं मिलता। इतना कह के वो मिडिल एज फिशरमैन जल्दी जल्दी से शहर की तरफ बढ़ने लगा था। जैन समुद्र को देख के बोलता है, लगता है यहाँ पे सच में मुश्किलें हैं। तभी जान की आंखें हल्की सी श्रिंक हुई थी। ये नहीं सेवरी फीलिंग आई होती है समुद्र के अंदर से। शुरुआत से शुइन सिटी में एक अंधे का नियम चल रहा था। हर महीने के आखिरी दिन की दोपहर में सिटी लॉर्ड को मेंशन से बाहर आके चीजों की जांच करनी होती है। इसी वजह से शुइन सिटी की सिक्योरिटी हमेशा मजबूत बनी रही। अभी शहर के बिल्कुल बीचों बीच में हजारों लोगों ने लाइन लगा ली थी। पावरफुल सोल्जर क्राउड को मेंटेन कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर में काफी एक्साइटमेंट था। लोग चिल्ला के बोलते हैं, सिटी लॉर्ड आ गए। फाइनली एक व्यक्ति जो कि सफेद घोड़े पर राइड कर रहा था वो हमें एक गली से आता वो दिखाई देता है। ये था वोकुन शुइन सिटी का सिटी लॉर्ड। जैन भी भीड़ में चुपचाप से खड़ा है, सब देख रहा था। वो मनी मन में कहता है, ये है वोकुन शुइन सिटी का सिटी लॉर्ड और इसके पीछे एक पावरफुल क्लैन भी है। साथ में मुझसे कहा गया है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लगता है इसकी 6 स्टार दूषण मिर्ची की स्ट्रेंथ मेरे सच में काम आएगी। जैन से कुछ और समय तक स्कैन करने के बाद बोलता है, लगता है इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। उसकी सोल पावर इतनी टेरिफाइंग हो चुकी होती है कि वो 7 स्टार दूषण से नीचे किसी को स्कैन कर लेगा और वो व्यक्ति सेंस नहीं कर पाएगा। जब सिटी लॉर्ड वोकुन सबके सामने अपीयर होता है वो अपने हाथ को हिला के सबको ग्रीट करता है। इसके पीछे एक सफेद घोड़े पे बटलर टियान था जो कि हंस के बोलता है, माय लॉर्ड आपकी लीडरशिप में शुइन सिटी दिन ब दिन और भी समृद्ध होती जा रही है। अगर 7th प्रिंसेस यहाँ पे खुद आती तो उन्हें सच में बहुत खुशी होती। इसके रिप्लाई में वोकुन के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस होते हैं। वो जवाब देता है, उम्मीद है, लेकिन हाल ही में खबरें आई कि कुछ फिशरमैन जो मछली पकड़ने गए तो उन्हें अंदर कुछ नहीं मिला। इनमें से कुछ लोग तो लौट के भी नहीं आ पाए। और बटलर टियान, हमारे शुइन सिटी के रिकॉर्ड्स में ऐसी घटना पहली बार नहीं हो रही है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बटलर टियान रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, लगता है ये मेरी लापरवाही की वजह से है, इस मामले को मैं अच्छे से देखूंगा। वो कुन नोट करके बोलता है, ठीक है चलो अब लौट के बाकी के मामलों को निपटाते हैं। दोनों जस्ट पीछे मुड़ने वाले थे तो अचानक से भीड़ में कुछ हलचल होने लगती है। हमें दिखाई देते हैं कुछ फिशरमैन जिनकी बॉडी से लाल रोशनी बाहर आ रही थी और आंखें भी बिल्कुल ब्लडी रेड हो चुकी थी। फिर वूश वूश की साउंड से सीधा सिटी लॉर्ड वोकुन के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो बटलर टियान धाड़ के बोलता है, गार्ड्स रोको इन्हें। भीड़ को मैनेज करने वाले सोल्जर्स होते हैं तुरंत ही इन पागल जैसे दिखने वाले फिशरमैन की तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन इन मछुआरे बिल्कुल इंसान नहीं लग रहे थे। गूंजती है बैंग 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 की साउंड। ये उन सोल्जर्स को साइड में करके वोकुन के सामने फिर हुए थे। एट द सेम टाइम इनके मुंह से बाहर आते हैं खूनी दांत। इसी एग्जैक्ट मोमेंट में सिटी लॉर्ड वोकुन अपनी आंखें बंद करता है। अचानक से इस वातावरण में नमी फैल जाती है, न जाने कब, लेकिन फिशरमैन की चारों तरफ
तरफ एक वाटर ड्रॉपलेट से बनने वाला सिल्वरी केज बन गया था। ये मछुआरे खूब स्ट्रगल करते हैं लेकिन केज का कुछ नहीं बिगड़ता। बट लड़कियां गुस्से से पूछते ये सब कैसे हुआ। पास में खड़ा एक गार्ड हिचकिचाते हुए बोलते माय लॉर्ड, हमने सबकी कड़ी जांच की थी, तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि कैसे हुआ। वो उनकी आंखें अभी कोल्ड थी। वो कहते हैं इन्हें दोष मत दो, इन मछुआरों को सिटी लॉर्ड मेंशन ले गया हो, मैं इन्वेस्टिगेट खुद करूंगा। जैसे सिटी लॉर्ड अपनी उंगली को घुमाता है उन फिशरमैन्स का वॉलेंट और अचानक से शांत होने लगा था। ये धीरे धीरे करके बेहोश होने लगते हैं। सिटी लॉर्ड वोकन ऑर्डर पास करता है, भीड़ को काबू में रखो, हमारी आज की परेड यहीं पे खत्म होती है। इतना बोल के अपना घोड़ा घुमाता है और हम उसे डिसअपियर होते हुए देखते हैं। जब भीड़ छटी थी पीछे खड़ा रह गया जियान चुपचाप से बोलता है ये वॉलेंट हो रहा। तभी उसके कान में आती एक नौजवान की आवाज जो बोलता है ये मेरे अंकल हैं, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बंदे को अपनी तरफ आते हुए देख एक सोल्जर उसे किक करता है। वो बोलता है अगर तुमने फिर से बकवास की तो तुम्हें भी वाटर प्रिजन में कैद कर दिया जाएगा। वो लड़का पीछे थर्ड की साउंड के साथ गिर के रोने लगा था। वो कहता है मेरे अंकल, सिटी लॉर्ड हमें इंसाफ चाहिए। तभी जियान आगे बढ़ता है, वो उसे सहारा दे के बोलता है लिटिल ब्रदर आओ बात करते हैं। जियान उसे भीड़ से बाहर एक सुनसान सी जगह पे ले जाता है। उस लड़के की सांसें गहरी थी। वो जियान से कहता है मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हो, अगर अभी आपने मेरी मदद न की होती तो ये लोग मुझे भी पकड़ लेते। वो कहता है सिटी लॉर्ड पे जो हमला कर रहे थे वो मेरे चाचा थे। जियान के एक्सप्रेशन काम होते हैं। वो पूछते तुम्हारे अंकल ने हमला क्यों किया, क्या उनकी सिटी लॉर्ड से कोई गहरी दुश्मनी थी। वो लड़का सिर हिलाते हुए रिप्लाई करता है नहीं, हमारे ऐसे फिशरमैन और मर्सनरीज के लिए सिटी लॉर्ड तो एकदम भगवान जैसे हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कुछ और देर तक सोचने के बाद बोलता है हम पिछले कुछ समय से जब मछली पकड़ने जा रहे थे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वहीं पे अगर गलती से मछलियां मिल भी जाएं तो बहुत अजीब होती हैं, जैसे पागल हो चुकी हो। मुझे लगता है मेरे अंकल ने दूसरों के साथ वही मछलियां खा ली। उसके बाद वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगे। वहीं पे जैसे ही रात या दोपहर होती थी ऐसा लगता था उनकी बॉडी को किसी ने पोजेस कर लिया हो और वो लोगों को काटने के लिए दौड़ते थे। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान की हाव थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसी मछली। लड़का बताता है हाँ, लेकिन अब वो दिखती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में मर्सरी यूनियन से पूछताछ कर सकते हैं। वो लोग जब भी सीवीएस का शिकार करने बाहर जाते हैं वो अक्सर ऐसी मछलियों को लेके आते हैं। जियान नोट करता है, जैसे उसकी उंगलियां टैप करती हैं उसके एब्राउज के बीच में एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का हल्का सा ट्रेस बाहर आया था। जैसे उस लड़के को देते हुए बोलते इसे रखो, तुम्हारे अंकल के साथ जो भी हुआ अगर ऐसा फिर से होता है तो मुझे खबर तुरंत देना, मैं मदद करूंगा। इतना कह के जियान का फिगर यहाँ से गायब हो गया था। वहीं पे वो लड़का जो कि 2डी क्लास में भी नहीं पहुंचा था जियान को ऐसे डिसअपियर होते हुए देख वो अपने मुंह को ढक के बोलता है तो दो जियान पावर हाउस। उस यंग मैन के पास से निकलने के बाद जियान सीधा मर्सनरी यूनियन की तरफ रुख करता है। इस शहर में बस एक मर्सनरी यूनियन नहीं था बल्कि और भी कई ऐसी जगह थी जहाँ पे पावरफुल लोग इकट्ठा हुआ करते थे, जैसे कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन। अगर वो अपनी 5th ग्रेड इमोर्टल रैंक के एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी को रिवील कर देता तो टेंशन कॉन्टेंट कोल्ड मॉन्स्टर्स भी उसके सामने घुटने टेक देते। लेकिन जियान अपनी पावर को भी छिपा के रखना चाहता क्योंकि जियान अपने रूप को बदलने में भी काफी एक्सपर्ट हो चुका होता है और इस मोमेंट में किसी नॉर्मल से मस्टरी की तरह लग रहा होता है। वही भी उसकी पावर जो रिवील हो रही थी वो थी बस वंशराज दोशियान की। उस नौजवान की बातों से जियान को शक हो चुका था कि समुद्र में जरूर कोई गड़बड़ है। उन फिशरमैन को मिलने वाली मछलियां बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और क्योंकि मर्सनरी यूनियन की टीम अक्सर समुद्र में जाया करती थी तो फिर जियान भी मर्सनरी यूनियन को ज्वाइन करने का सोचता है। इस तरीके से जियान एक तीर से 2 शिकार कर पाएगा। एक तरफ तो उसे नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वो दूसरी तरफ सच्चाई की जांच भी कर पाएगा। जब जियान फाइनली गेट के सामने पहुंचा होता है उसने अपनी नजरें उठाई थी और जो उसके सामने मौजूद होता है उसे देख के जियान टिस करके बोलता है मर्सनरी यूनियन दिखावा करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। उसकी नजरें एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाती हैं जिसकी दीवारों पे कई पेचीदा पैटर्न्स बने हुए थे, साथ में एक मिस्टीरियस ऑरा भी फैला होता है। बेसिकली यूनियन की जो शोहरत थी ये सच में उसे डिजर्व करते थे। तभी गेट पे खड़े कुछ लोग जो कि मर्सडीज का स्वागत करते थे वो आगे आते हैं। जियान का वेलकम करने के लिए रेड क्लोथ वुमन आई होती है जो उसे झुका के बोलती है माय लॉर्ड। इसके चेहरे पे स्माइल होती है और पीछे भी काफी ब्यूटीफुल सी मेड्स खड़ी हुई थी। साफ तौर पे इस बंदी की आइडेंटिटी नॉर्मल नहीं थी। एक्चुअल में मेड्स जो कि मर्सर यूनियन के अंदर बहुत लंबे समय से काम कर रही होती है, इनके अंदर एक्सपर्ट्स को पहचानने का टैलेंट आ चुका था। ये भीड़ में से भी खतरनाक लोगों को पहचान लेते थे। वहीं मेड्स के भी कई अलग अलग लेवल्स होते हैं और लगता है रेड क्लोथ मेड इसका स्टेटस काफी हाई है। जियान हल्का सा एंकर के सिर हिलाता है फिर वो अंदर जाने लगा था। वो लाल कपड़ वाली मेड बोलती लॉर्ड मेरे साथ आई है। एक्चुअली में जियान को चारों तरफ से जो डेंजरस ऑरा घेरे हुआ था ऐसा ऑरा मेड ने बस बहुत कम बार महसूस किया होता है। उसी वजह से जियान को कैसी इज्जत दे रही होती है। जियान को यूनियन के अंदर एक शानदार सी जगह पे ले जाते हुए वो जियान से पूछती है लॉर्ड क्या आप यहाँ पे किसी मिशन को जारी करने के लिए आए हो या फिर मर्सनरीज को हायर करना चाहते हो या आपकी इच्छा है किसी
मिशन को पूरा करके कमीशन कमाने की। अभी दोनों चुपचाप से एक कमरे में बैठे होते हैं और वो मेड जियान को बहुत ध्यान से देख रही होती है। जियान को उससे बोलता है, ओह तुम मर्सरी यूनियन में ऐसी सुविधाएं भी हैं, अगर उसे अगली बार कोई रेयर मॉन्स्टर ब्लड चाहिए होगा या कहीं खतरनाक जगह पर जाना पड़ेगा तो यहाँ के मर्सरीज को हायर कर सकता है। आखिरकार उसकी एल्केमी स्किल्स को देखते हुए उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स बड़ी आसानी से मिल सकते थे। वो मेड जियान के शब्दों को सुन के बोलती है, लगता है मर्सरी यूनियन में बहुत कम बार आई हो। जियान इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखें डीप हो जाती हैं। एट द सेम टाइम बैंग बैंग की साउंड के साथ इस चेम्बर का स्पेस भयानक तरीके से ट्रेम्बल हुआ था। रिलीज होती है जियान की ओशन जैसी सोल पावर। इसे सेंस करके मेड का चेहरा एकदम हार्ड हो गया था। ऐसा लग रहा होता जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो बैठा है वो ऐसे टेरिफाइंग सोल ऑरे को रखता होगा। ये पावर पल भर में उसका सफायर कर सकती थी। और जियान अपनी स्पेशल ऑरे की बस कुछ वेव्स को रिलीज करता है। फिर वो इस पावर को वापस लेके बोलता है, मैं यहाँ पे टास्क लेने आया हूँ और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे ऐसा मिशन चाहिए जिसे समुद्र में जाना पड़े और बदले में रिवॉर्ड्स भी अच्छे होने चाहिए। मेडिसिन टी को हल्का सा सेव करते हुए जियान नोटिस करता है कि मेड वुड एट्रीब्यूट की पावर को रखती थी। उसने ऐसा और लिंक फैमिली की रॉयल ब्लड लाइन से फील किया था, बस वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पे आई कैसे। वो मेड धीरे से बोलती, लॉर्ड मुझे टास्क को रजिस्टर करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट जानना होगा। वहीं पे अगर आप एक एल्केमिस्ट या फिर 2 फॉर्मेशन मास्टर हैं तो आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। जियान रिप्लाई करता है, मैं एक 3 स्टार दोषियान हूँ। जहाँ तक बात रही एल्केमिस्ट रैंक की, मेरी स्किल्स अभी 4th ग्रेड इमोर्टल लेवल पे पहुंच चुकी हैं। हालांकि जियान ने तो काफी कैजुअली बोला होता है, बट इस आइडेंटिटी को कंफर्म होते हुए सुन के उस मेड की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो और भी डीप बाउ करके बोलती, लॉर्ड प्लीज इंतजार करिए। वो बाहर जाते हुए मनी मन में कहती, ये आदमी इसकी सोल पावर 4th ग्रेड से भी ऊपर की है, ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं लगती। ऐसे लोगों से डीलिंग बस मैनेजर ही कर सकते हैं। ये कुछ समय के बाद यूनियन के मेन हॉल की बात थी। कई मर्सरीज अपने अपने मिशन को रजिस्टर कर रहे होते हैं। कोई बड़बड़ा के बोलता है, ओफ ये एल्केमी समुद्र में जाने से इतना डरते क्यों है? लगता है थोड़ी सी भी हार्डशिप नहीं सह सकते। क्या हमेशा फूलों के बीच में बैठे रहेंगे? इसका साथी बोलते हैं, इनकी इज्जत फालतू में की जाती है। अगर टोटल देखा जाए तो 3 लोग बैठे होते हैं। एक ने पहने थे सफेद कपड़े, दूसरे ने नीले और तीसरे ने काले। इनकी शक्लें तो नॉर्मल थी लेकिन बॉडी से निकलने वाला ऑरा वैली बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। और इन तीनों में ब्लैक रोड में लीडर लग रहा होता है। वो नीले कपड़ों वाला बंदा बोलता है, बिना एल्केमिस्ट के समुद्र में जाया नहीं जा सकता। आखिरकार वहाँ पे जो डिमोनिक हवाएं चलती हैं, इनसे प्रोटेक्शन बस एक एल्केमिस्ट की सोल पावर ही कर सकती है। कोइंसिडेंटली जियान का फिगर भी इनके पास आ रहा था। वो इन्हें बीच में टोकते हुए बोलता है, सुना है तुम लोग समुद्र में जा रहे हो, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तीनों पहले तो टाल मटोल करने लगे थे, लेकिन जैसे जियान अपनी इमोर्टल रेलम की सोल पावर को फैलाता है, तीनों का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। ये हाथ कब करके बोलते हैं, एल्केमिस्ट लॉर्ड बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है। आपका हमारे जैसे मर्सरी ग्रुप में शामिल होना ये हमारे लिए ऑनर की बात है। बाकी फॉर्मेलिटीज को हम संभाल लेंगे। जियान नोट करता है। वो सीधा मिशन के बारे में पूछता है। इसका रिप्लाई देता है वो ब्लैक रोब लीडर, जो कहता है हम कल सुबह निकलेंगे। क्योंकि मैं भी रियल लीडर नहीं हूँ तो जगह और रिवॉर्ड के बारे में आपको लीडर खुद बताएंगे। जियान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, येन शाओ, आप सबके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो गया था। तीनों पहले एक दूसरी तरफ देखते हैं। फिर एक बंदा बोलता है, व्यक्ति ये डेंजरस है, लगता है एल लोगों को हमें कल साथ में ले चलना होगा। बेसिकली इस तरीके से जियान का नया समुद्र का सफर तय हो गया था। शोइन सिटी के दिन में जो भयानक घटना हुई थी उसकी वजह से पूरा शहर ही दहशत में चला गया होता है। लोग वैसे भी एम्पर की बीमारी का कारण पता नहीं कर पाए थे और अब ये सब फिर से हो रहा है। कई लोग तो सिटी को छोड़ने का सोचते हैं। सीन दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर का। अब एक जगह पे सिटी लॉर्ड वोकुन शांति से खड़ा हुआ था और उसके सामने जो अंडरग्राउंड शैल था उसमें पड़े होते हैं वो बेहोश लोग। वो बगल में खड़े सिपाहियों से पूछता है, क्या वो जांच में कुछ मालूम पड़ा? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे सोल्जर्स और सिटी लॉर्ड के अलावा एक और व्यक्ति होता है। ये था बेलू, शोइन सिटी के क्रिमिनल पगड़ती का सबसे हाई लेवल का ऑफिसर। बेलू धीमी आवाज में बोलता है, सिटी लॉर्ड ये वही लोग हैं जिन्होंने दिन में आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। जांच से पता चला है कि इन्होंने कोई गलत चीज खा ली थी जिसकी वजह से इनके दिमाग पे प्रभाव पड़ा। ये कह के बेलू चारों तरफ देखता है, तुरंत ही सोल्जर्स पीछे हट जाते हैं। वो फिर और भी धीरे बोलता है, लेकिन सिटी लॉर्ड इन लोगों के अंदर मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से मैं भी हेस्टेट कर रहा हूँ कि क्या मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। वो गुण भौं से कोड़ के पूछता है, बोलो। वो बेलू हिचकिचाते हुए बोलता है, इनके शरीर में एक अजीब सी टॉक्सिन पावर बची हुई है। ये वैसी पावर जैसे स्टुअर्ट टियान के घर में देखी गई थी। इतना बोलते बोलते बेलू का गला सूख गया था और उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। वो आगे कंटिन्यू करता है, सिटी लॉर्ड वो प्लेग तो पहले खत्म हो चुका था, फिर भी टियान स्टुअर्ट के घर में एक चीज दिखी, शायद ये सब कुछ साबित करता है। सिटी लॉर्ड वोकुन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो बोलता है, बटलर टियान ने सोइन सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, अगर तुम ऐसे लोगों में बस शक
की बुनियाद पे झूठ फैलाओगे तो वैल्यू तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। ऑफ कोर्स सिटी लॉर्ड बाहर तो ऐसे बोल रहा था, लेकिन मनी मन में वो भी जानता था कि हाल ही में वो स्टुअर्ट टियान कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वो वैल्यू जल्दी सफाई देता है, नहीं नहीं मैं किसी पे झूठा आरोप नहीं लगा रहा लॉर्ड, मैं बस बताना चाहता हूँ खासकर जब से हमारे एम्पर यहाँ से बीमार होकर वापस लौटे हैं शहर में कुछ सही नहीं चल रहा। वो कुल लंबी सांस लेते हुए बोलता है ठीक है, ध्यान रखने के बाद तीसरे आदमी तक न पहुंचे। फिर वो पिंजरे में पड़े लोगों की तरफ इशारा करके बोलता है इनकी जांच जारी रखो, अगर जरूरत पड़े तो इनके फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करो, तुम्हें चाहे इनकी बॉडीज को पूरी तरह से डायसेक्ट क्यों न करना पड़े, मुझे हर कीमत में कुछ न कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। इतना बोलने के बाद वुकुन यहाँ से चला जाता है। वही वे पीछे रह गया वैल्यू मनी मन में कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल इतना बड़ा है इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। उसे सोइन सिटी की पुरानी बातें याद आती हैं। दसियों साल पहले जब एम्पर पहली बार शहर में आए थे तो एक भयानक प्लेग फैला था। उस समय पूरा शहर बर्बाद होने की कगार पे आ गया था, लेकिन तभी सिटी लॉर्ड टियान के दोनों भरोसेमंद स्टुअर्ट वुकुन और टियान को भेजा समुद्र के अंदर, जैसे वो एंटीडोट को लाके शहर को बचा सके, और ये एंटीडोट लेके वापस भी आते हैं। लेकिन तब से वुकुन और टियान स्टुअर्ट के बीच में एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है। धीरे धीरे रात बीतने लगती है, फाइनली अगले दिन की सुबह आ जाती है। जिस जगह पे ठहरा होता है उस कमरे के दरवाजे खटकते हैं। मुझे दिक्री की आवाज और दरवाजा खुल गया था। वो कहता है इतनी सुबह, लगता है ये सब तैयार है। जिन तीन लोगों से कल मिला था दरवाजे में वही खड़े होते हैं। इनमें सफेद कपड़े वाला होता है टैन ल्यूलोंग, नीले कपड़ों वाला शैंटियान और ब्लैक रोब निंगलिंग। इनके साथ एक एल्डर और होता है। उस एल्डर से जियान को इंट्रोड्यूस करवाता है कि लॉर्ड यान शाओ एक इमोर्टल लेवल के पावर हाउस। फिर वो जियान से कहता है ये मिस्टर जियो हमारे जैस्मिन मर्सरी ग्रुप से एक लेट से 4 स्टार दोशियान है। इस बार की हमारी ट्रिप में मिस्टर को हमारी सुरक्षा के लिए साथ रहेंगे। वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है निंगलिंग और मैं इस मर्सरी ग्रुप की सारी छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभालता हूँ। ये टैंग यूलोंग और शैंटियन। जियान भी नोट करके बोलता है यान शाओ। वो अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था कि एल्डर गुलाव जो कि ऊपर से 4 स्टार दोशियान लेट से की स्टैंड को दिखा रहा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। निंगलिंग स्माइल के साथ कहता है तो चलो चला जाए, हमारे ग्रुप लीडर जल्दबाजी में लग रहे हैं इसलिए बाकी बातें रास्ते में होंगी। उम्मीद करता हूँ कि लॉर्ड आप इसका बुरा नहीं मानोगे। जियान कुछ नहीं कहता, वो निकल पड़ता है इस ग्रुप के साथ। इस सिपल मर्सरी यूनियन की शानदार बिल्डिंग के अंदर एक लग्जूरियस इनर हॉल होता है जिसमें एक मेल और फीमेल बैठे होते हैं। उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन थोड़े से घमंड से भरे हुए थे और शार्प और पावर साफ झलक रही थी। वहीं पे औरत ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। ये वही हाई लेवल की मेड थी जिसने कल जियान का स्वागत किया था। वो फीमेल बोलती है वाइस प्रेसिडेंट जैस्मिन मर्सरी ग्रुप इतनी जल्दी में क्यों है। वो वाइस प्रेसिडेंट कोल्ड आवाज में कहते हैं मुझे भी ठीक नहीं लगता, खासकर इन लोगों ने इस बार काफी खतरनाक मिशन लिए हैं। ये सुनकर उस बंदी की आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई देती है। वो बोलती है ओह कौन से मिशन। वाइस प्रेसिडेंट एक गहरी सांस लेके कहता है एक तो एस्कॉर्ट मिशन है और दूसरा है समुद्र में छिपे खतरनाक से बीज का शिकार करना। उस लड़की को देख के बोलता लिटिल एंसेस्टर ये जगह बहुत खतरनाक है, अच्छा हुआ कि तुम रॉयल फैमिली वापस लौट जाओ। लेकिन इस व्यक्ति की बातों में मेड बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो स्माइल के साथ बोलती लगता है सब बहुत मजेदार होने वाला है। अगली पल वो गायब हो गई थी। सीन चेंज होता है, हमें एक शानदार सा शिप दिखाई दिया था जिसकी लंबाई करीब 100 मीटर की रही होगी। इसके डेक पे 2 फिगर खड़े थे। एक थी फीमेल जिसने बैम्बू हेड पहन रखी थी और उसका ऑरा काफी डीप होता है। सामने खड़ी दूसरी फिगर बोलती है सुना है जैस्मिन मर्सरी ग्रुप शोविन सिटी में काफी फेमस है और ये कभी फेल नहीं हुए, उम्मीद है इस बार ये हमें निराश नहीं करेंगे। वो हेड को पहनने वाली वुमन स्माइल के साथ कहती है चिंता मत करो, हमारा जैस्मिन मर्सरी ग्रुप तुम्हें निराश नहीं करेगा। ये जैस्मिन मर्सरी ग्रुप की लीडर होती है और इसकी स्ट्रेंथ थी 6 स्टार दोशियान पे। साथ में पूरी शोविन सिटी के अंदर उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज का लोहा माना जाता था। इस दौरान जन डेक पे पहुंच जाता है। वो ब्लैक रोब निगलिंग लीडर को देख के बोलता है हेड यही वो इमोर्टल रैंक के अल्केमिस्ट है, तो सब तैयार है बस आपके ऑर्डर की देरी है। सबके चेहरों पे एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। एम्पर के बीमार होने के बाद इतना बड़ा काम इन्हें कभी नहीं मिला था, लेकिन लगता है अब एक बड़ी कमाई कर पाएंगे। वो लीडर जैस्मिन कोल्ड आवाज में कहती है तुम्हारे पास 5 मिनट है, इस ट्रिप से रिगार्डिंग जो भी सवाल है पूछ लो, वहीं पे क्या तुम्हें उसके आंसर मिलने वाले हैं ये डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। खैर इसकी टोन का जन बुरा नहीं मानता। वो स्माइल के साथ कहते हैं मुझे कोई खास जानकारी नहीं चाहिए, मैं रिट्रीट से अभी बाहर आया हूँ इसलिए बाहरी दुनिया का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। सुनाए समुद्र में एक खतरनाक डेविल से बीस्ट है, मेरी बस उसे देखने की इच्छा है, अगर ऐसा हो पाता है तो मेरी ट्रिप सच में सफल होगी। जैस्मिन लीडर जान को थोड़ी देर ध्यान से देखती है फिर ऑर्डर देती है ठीक है एल्डर जियो इस रास्ते में से सुरक्षित रखना और ध्यान रखना हर एक ऑर्डर मेरा होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम भले इमोर्टल लेवल के अल्केमिस्ट हो, मैं तब भी तुम्हें बख्शूंगी नहीं। काम खत्म होने के बाद रिवॉर्ड पूरा मिलेगा। ये भले ही पैनी आवाज में बात करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर जियान के मासूम चेहरे के पीछे उसे कुछ बहुत खतरनाक महसूस हो रहा था। लेकिन अभी
इसके ऊपर ध्यान देने का समय नहीं था। वो आगे बढ़ने का इशारा करके बोलती है सेट सेल। ये कहती वो फेरी धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाती है। फिर क्रैश के साउंड से सीधा समुद्र में गिर गई थी। कुछ ही देर में इसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। जब ये समुद्र में गए थे तो आसमान बिल्कुल साफ होता है, लेकिन फिर शोविंग सिटी और फेरी के बीच में डिस्टेंस बनने लगा था। फेरी का मतलब बेसिकली नाव होता है। जियान अचानक से देखता है कि आसमान काला हो गया था। अब तक बिल्कुल शांत रहने वाला समुद्र भी धीरे धीरे उफान मारता हुआ दिखाई देता है। शिप के बड़े साइज होने की वजह से सबके पास अपना अपना कमरा था। वहीं पे शिप को ऑपरेट करने वाले क्रू के अलावा जियान और जैस्मिन मर्सरी ग्रुप यहाँ पे होते हैं। अपने कमरे के बेड पे बैठा हुआ जियान कहता है जैस्मिन ग्रुप ये मुझे इतने सिंपल नहीं लगते। कल जिस रेड क्लोथ मेड ने उसके लिए इस मर्सरी ग्रुप को ढूंढा था, उसके हिसाब से जैस्मिन फ्लावर मर्सरी ग्रुप का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होता है। ये किसी शेडी डील में शामिल नहीं थे, लेकिन बात ऐसी थी कि हर बार ये मिशन पे जाया करते थे। उस मिशन की स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बस लीडर के अलावा और किसी को पता नहीं होता। जियान कहते हैं उस जैस्मिन लीडर की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 शान की है और उसकी फाइटिंग एबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। वहीं वो एल्डर गुलाव कोई 4 स्टार 2 शान नहीं बल्कि 5 स्टार 2 शान है। इनके अलावा शिप पे दूसरी औरत मौजूद है और जैसा लग रहा है जैसे लगातार कुछ प्रीशियस छिपाने की कोशिश कर रही हो। ये मर्सरी ग्रुप सच में इंटरेस्टिंग है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मेरी बॉडी की होली फ्लेम से काफी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। इसका साफ मतलब ये है कि समुद्री इलाके में कुछ ऐसा मौजूद है जैसे होली फ्लेम पसंद नहीं करती, कुछ सोल पैलेस या फिर इविल रेस जैसा। ऑफ कोर्स ये सब बातें जियान मन ही मन में कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि अगर कुछ होता भी है तब भी वो शुरुआत में एक्शन नहीं लेगा। उसे पहले जैस्मिन मर्सरी ग्रुप की पूरी गहराइयां जाननी होंगी। वैसे भी जियान का यहाँ पे आने का दूसरा कारण था, ऑफ कोर्स जो कि होता है प्रिंसेस यूशो के फादर और टेंशन कॉर्डिनेट की किंग की बीमारी तक पहुंचने का। लेकिन क्या जियान इसमें सफल हो पाएगा? वेल इसका जवाब तो हमें आगे की स्टोरी देगी। लेकिन एक बात तो आप सब भी क्लियरली फील कर पा रहे होगे कि अब शिप के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन हम उसकी सीधी शुरुआत करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से, क्योंकि अगर इसमें की तो चीजें बीच में ही छूट जाएंगी। अगला पार्ट काफी ट्विस्ट और टर्न से भरा होगा। हमें ये भी समझ में आएगा कि समुद्र में आखिर खतरे कैसे है। देखने को मिल रहे होंगे कई फाइटिंग सीन्स जो कि बस एक ही एपिसोड में खत्म नहीं होने वाले। अगर आपने मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेसिकली जनरल शूटिंग सिटी वाला सवार ऑलमोस्ट फाइटिंग सीन से भरा हुआ है। आपको इस सीजन बैटल थ्रू द हेवंस के अलावा और कौन कौन से डुंगर्स पसंद आ रहे हैं हमें उनके बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी सोच कितनी मिलती है। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है वो हिस्सा बन सकते हैं हमारी प्राइम कम्युनिटी का। मेंबरशिप का पार्ट बन के आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे जो कि हर शाम को आपके लिए रिलीज करे जाते हैं। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, जो उनका ऑप्शन चैनल के होम पेज पे मिलेगा। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। चलो तब तक तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।